अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत ही अफसोसनाक और खौफनाक वाक़या है जो तेलंगाना के जगत्याल डिस्ट्रिक्ट के वर्षाकुंडा गांव से सामने आया है, जहां मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक पर्सन अमजदुल्लाह खान ने इस पूरी घटना की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इकबाल कुरैशी जो 60 ईयर्स के हैं और इनका बेटा 16 साल का बेटा मोहम्मद अनास कुरैशी जो कि असल में निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के मोरताद गांव के रहने वाले हैं, अपना रोज़मर्रा के काम कर रहे थे, यानी कि बीफ बैल का गोश्त बेचने का काम करते थे, जब इन पर अचानक एक झुंड ने हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला करने वाले लोग खुद को हनुमान भक्त बताते थे और उन्होंने साफरान या ऑरेंज रंग के कपड़े पहने हुए हैं। ये लोग इतनी ज्यादा तादाद में थे कि इन्होंने बाप और बेटे को जबरदस्ती पकड़कर गांव के बस स्टैंड के पास गांधी स्टैचू के करीब एक पिलर से बांध दिया और फिर उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। दोनों को इतनी बुरी तरह मारा गया कि यह वाकया किसी आम झगड़े या हमले का नहीं बल्कि बिल्कुल मॉब लिंचिंग जैसा लग रहा है। आपको बता दूं कि तेलंगाना के अंदर बैल का गोश्त यानी बफेलो मीट इलीगल है। आप इसको खा सकते हैं, इसको खाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। इसके अलावा अमजदुल्लाह खान ने कहा है कि पहले ऐसे वाकया ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार जैसे रियासतों में सुनने को मिलते थे, लेकिन अब तेलंगाना जैसी जगह पर भी इस तरह के हमले होना बहुत ही तशवीश की बात है। इन्होंने कहा कि सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की गिरती हुई सूरत हाल को दिखाता है। एमबीटी स्पोकपर्सन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद की और कहा कि जब होम और लॉ एंड ऑर्डर का डिपार्टमेंट खुद चीफ मिनिस्टर के पास है, फिर भी अगर ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं तो ये सीधा सीधा हुकूमत की नाकामी को दिखाता है। उनका कहना था कि जब से नई हुकूमत आई है तब से मुस्लिम के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ है, चाहे वो मस्जिदों पर हमले हो, दरगाहों या मदरसों को निशाना बनाना हो। इन्होंने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया और कहा कि अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो पुलिस सिर्फ एफआईआर रजिस्टर कर देती है, लेकिन असल मुजरिम को पकड़ने में सीरियस कोशिश नहीं करती। वीडियो के अंदर ये भी देखा गया है, जाहिर सी बात है कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके ऊपर इन वीडियोज़ को अपलोड करूँ। तो ये हमारा नया इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपको पता होगा कि जो हमारे पुराने अकाउंट्स थे उसे इंस्टाग्राम की तरफ से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, इसलिए नया अकाउंट हमने बनाया है ताकि आप तक सही न्यूज़ पहुंचा सके। साथ ही हमारा एक और पुराना बैकअप चैनल भी आ चुका है, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, एमबीएन डिजिटल मीडिया के नाम से। अगर इस चैनल पर कुछ प्रॉब्लम होगी तो जो भी वीडियोस रहेंगे हम हमारे बैकअप चैनल्स पर अपलोड करते रहेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। तो अमजदुल्लाह खान ने कहा कि जब 100 से 150 लोगों की भीड़ हमला करती है तो सिर्फ 2 या 5 लोगों को अरेस्ट कर लेना कोई इंसाफ नहीं है, क्योंकि बाकी लोग आराम से बच निकलते हैं और फिर दोबारा ऐसे ही वाकयात करने की हिम्मत पैदा होती। अमजदुल्लाह खान ने यह भी दावा किया है कि पिछले 25 महीनों में 50 से ज़्यादा कम्युनल इंसिडेंट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और इस बात का सबूत है कि सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है तेलंगाना में। खान ने यह भी कहा कि जो मुस्लिम सियासी और दीनी लीडर्स हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते थे, इलेक्शन में उनके खामोशी भी समझ के बाहर है। इन्होंने सवाल उठाया कि जब कम्युनिटी के लोग इस तरह के हमलों का शिकार हो रहे हैं तो फिर लीडर चुप क्यों हैं। और आपको बता दूं कि ये मामले तेलंगाना के गोवा या दूसरे शहर के अंदर नहीं हो रहे, हाल ही में हैदराबाद के अंदर भी ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं। आखिर में खान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े में शामिल तमाम लोगों को फौरन गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो नफरत और कम्युनल वायलेंस को भड़का रहे हैं उनको भी नहीं बख्शा जाए। इन्होंने ये भी कहा कि ईद उल अधा करीब आ रही है और इस मौके पर माइनॉरिटीज़ के खास तौर पर सिक्योरिटी दी जानी चाहिए ताकि कोई भी अफरा तफरी या फसाद जैसा वाकया ना हो। इन्होंने हुकूमत से पूछा कि आखिर कब तक ऐसे वाकयात होते रहेंगे और कब तक जिम्मेदारी लेने से बचती रहेगी सरकार। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जहाँ पर एआईएमआईएम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। तो ममता ने वेस्ट बंगाल के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, ये कहना है एआईएमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी का। इन्होंने कहा कि अब मुसलमान मोदी और ममता दोनों के खौफ से आज़ादी चाहते हैं। 1 अप्रैल यानी कल असदुद्दीन ओवैसी ने वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए अपनी कैंपेन शुरू कर दिया है। ये रैली मुर्शिदाबाद के नोएडा इलाके में हुई, जहां इनके साथ आम जनता यूनायन पार्टी के लीडर हुमायूं कबीर भी मौजूद थे। दोनों ने मिलकर एक बड़ा जलसा आम को एड्रेस किया जहां हजारों लोग जमा हुए थे। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर सीधा इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के मुसलमानों के लिए कोई खास काम नहीं किया। इन्होंने कहा कि मुसलमान अब अपनी अलग सियासी पहचान बनाना चाहते हैं और अपनी लीडरशिप खुद तैयार करना चाहते हैं। इनका कहना था कि मुसलमान अब सिर्फ वोट बैंक बन के नहीं रहना चाहते बल्कि अपने हकूक और सियासी हिस्सा चाहते हैं। अपनी स्पीच में ओवैसी ने जज्बाती अंदाज में कहा कि हम अपने सर नहीं झुकाएंगे, ना ममता के सामने और ना ही मोदी के सामने। इन्होंने कहा कि मुसलमान अब किसी से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एक सख्त बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, जैसे भाई और बहन। और बंगाल के मुसलमान अब इन दोनों के खौफ से आज़ाद होना चाहते हैं। इन्होंने लोगों से अपील की है कि इस बार अपना वोट सोच समझ कर दे और अपने
भाई हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करे। ओवैसी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी सियासी ताकत को एक जगह जमा करे और उन लोगों को एक्सपोज करे जो सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में मुसलमान तकरीबन 30% है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इनका हिस्सा सिर्फ 7% के आसपास है, जो कि एक बड़ी नाइंसाफी है। इन्होंने इसको मुसलमानों के साथ हो रही एक्सप्लॉयटेशन का सबूत बताया और कहा कि अब इस जुल्म को रोकना जरूरी है। ओवैसी ने यह भी ऐलान किया कि एआईएमआईएम और एजेयूपी का अलायंस सिर्फ असेंबली इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि दोनों मिलकर 2029 के लोकसभा इलेक्शन भी लड़ेंगे। हुमायूं कबीर ने भी जलसे को एड्रेस करते हुए कहा कि रैली में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना यह दिखाता है कि लोग तृणमूल कांग्रेस से नाराज है और बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और एआईएमआईएम मिलकर इस इलेक्शन में टोटल 294 सीट्स में से 182 सीट पर लड़ना का प्लान कर रहे हैं। कबीर ने कहा कि अलायंस तृणमूल और बीजेपी दोनों को एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज देगा और उनको एक सबक सिखाएगा। इन्होंने अपनी बात में यह भी कहा कि लोग अब जाग चुके हैं और अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो 2011 से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के मुसलमानों का काफी सपोर्ट मिला है। मुसलमान यहाँ लगभग 27% इलेक्टोरेट है, जो 80 से 90 सीट ऐसी है जहां उनका वोट सीधा इलेक्शन का रिजल्ट डिसाइड करता है। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने भी 291 कैंडिडेट्स में से 47 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, क्योंकि मैदान में एआईएमआईएम है, ऐसा करना जरूरी भी है। अब पूरा सियासी माहौल गर्म हो चुका है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 फेज में होने वाले हैं, जबकि वोट की काउंटिंग 4 मई को होगी। इस इलेक्शन में सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या मुसलमान वोट बैंक इस बार डिवाइड होता है या फिर एक नई सियासी सोच के साथ किसी नए अलायंस को सपोर्ट करता है। यह इलेक्शन सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन और सियासी पहचान की भी जंग बन चुका है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह हो चुका है कि पढ़ी लिखी लड़कियां जिस्म फरोशी जैसे गंदे कामों के अंदर मुलविस होती पकड़ी जा रही है। मुरादाबाद के वृद्ध विहार इलाके में रात के अंधेरे में पुलिस ने एक ऐसा छापा मारा जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। दरअसल ये इलाका शरीफ लोगों का इलाका माना जाता है। ये कोई आम कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड ऑपरेशन था जो काफी अरसे से मिल रही खुफिया मालूमात पर मबनी था। पुलिस को लगातार रिपोर्ट मिल रही थी कि एक मकान के अंदर कुछ ऐसी सरगर्मियां चल रही है जो कानून के खिलाफ है और जिन पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी हो गया था। देर रात जब ज्यादा लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, तब पुलिस की टीम ने पूरी तैयारी के साथ इस मकान को घेर लिया और फिर अचानक छापा मारा। जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, यहाँ का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। मकान के अंदर कई नौजवान लड़के और लड़कियां मौजूद थे जो मशकूक हालत में पाए गए। पुलिस ने फौरन सबको काबू में लिया और इन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि पुलिस को यहाँ से कुछ ऐसी चीजें भी बरामद हुई जो इंतहाई अहमियत रखती है। इनमें से कुछ एतराज के काबिल सामान और अहम डॉक्यूमेंट शामिल है, जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह मामला सिर्फ एक मकान तक महदूद नहीं है। पुलिस को शक है कि इसके तार शहर के दूसरे इलाकों से भी जुड़े हो सकते हैं और शायद ये एक बड़ा नेटवर्क है जो काफी अरसे से छुप छुप कर चल रहा था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को समझने और तोड़ने के लिए गहरी तहकीकात कर रही है। हिरासत में लिए गए अफराद से लगातार पूछताछ जारी है और इनके बयानात के बुनियाद पर और भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ऑफिशियल्स का कहना है कि कानून के खिलाफ किसी भी सरगर्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इसमें शामिल पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़े के बाद वृद्ध विहार और इसके आसपास के इलाकों में लोगों के दरमियान सिर्फ इसी बात पर चर्चा हो रही है। लोग हैरानी भी जाहिर कर रहे हैं और कुछ लोगों ने पुलिस की इस तेज और मौसर कार्रवाई की तारीफ भी की है। पुलिस ने यह भी यकीन दिलाया कि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेगी, इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये केस अब सिर्फ एक छोटी सी रेड नहीं, बल्कि एक बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा है जो धीरे धीरे सामने आ रहा। तकरीबन शहरों के अंदर ऐसे इलीगल काम ज्यादातर पैमाने पर हो रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे जल्द से जल्द भेज दे। तो ये थे अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाला उस वक्त मोमिन नहीं रहता जब वो जिना कर रहा होता है। सही बुखारी 2475, सही मुस्लिम 57। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।